दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारी की सारी कंपनियां लगभग 100 करोड़ की मार्केट की कैपिटलाइजेशन है ये सारी कंपनियों का, और ये सारी पेनी स्टॉक्स है। सबसे पहले हम लोग 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको मल्टीबिगर रिटर्न बना के दे सकता है आने वाले सालों में। और सबसे एंड में मैं 2 ऐसा पेनी स्टॉक बताऊंगा जो कि कोई भी कर्जा नहीं है उन उन 2 कंपनियों के ऊपर में, और वो डेट फ्री कंपनियां हैं। और दोस्तों पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने में बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगता है और हार्ड वर्क लगता है। आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना ताकि डेली आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना करो। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये स्टॉक 5 रुपये पे ट्रेड कर रही है और इसने 9% का रिटर्न भी दिया है। और इस स्टॉक का नाम है AMPL, अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड। ये एक आयरन एंड स्टील कंपनी है। ये कंपनी 2002 में एक इनकॉर्पोरेट कंपनी थी। दोस्तों ये कंपनी आयरन और प्लेट्स, स्पॉन्ज आयरन, MS ब्लेड्स और री रोल्ड प्रोडक्ट बनाती है कैप्टिव पावर प्लांट के साथ मिलके। 2005 में इसने कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। हमारे देश की विकास में भी दोस्तों आयरन और स्टील का बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है। दोस्तों ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जो होते हैं, मतलब कार गाड़ियों की जो कंपनियां होती है, वहाँ पे भी स्टील्स और आयरन की बहुत ही बढ़िया डिमांड रहता है। और ये जो डिमांड है इन सारी कंपनियों में भी, मतलब ऑटोमोटिव कंपनियों में भी, यहाँ पे भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और धीरे धीरे करके ये बढ़ती जा रही है। और ऑटोमोटिव कंपनियां जितनी भी रहती है ना दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनियां स्टील्स और आयरन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का बढ़ती डिमांड को देखते हुए भी इसके अंदर में भी ये बहुत ही बढ़िया अपने बिजनेस को कर रही है। स्टील कैपेसिटी 1 लाख MTPA, स्पॉन्ज आयरन 2,10,000 MTPA, इंडक्शन फर्नेस 1,80,000 MTPA, सब मार्च ARC फर्नेस 12,000 MTPA, वाइड रोल मिल 1 लाख MTPA, कैप्टिव पावर कैपेसिटी 45 मेगावाट का है। दोस्तों नवंबर 2021 में बोर्ड डायरेक्टर ने इस कंपनी का पैलेट प्लांट की जो कैपेसिटी है 6 लाख MTPA का 6 लाख MTPA से 12 लाख MTPA करने की मंजूरी भी दी है। इसके लिए कंपनी ने 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। प्रोज और कॉन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी को अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है। और कॉन्स में दोस्तों कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर्स हैव प्लेड्स 100% ऑफ देयर होल्डिंग, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 6.47 करोड़। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात से बहुत ही कम है दोस्तों। प्रोमोटर ने अपना हिस्सेदारी का 100% गिरवी रखा है। आय में 6.47 करोड़ रुपए का अन्य राशि भी दोस्तों यहाँ पर शामिल है। अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, ये 82.6 करोड़ का है। बहुत ही छोटी सी कंपनी है और इसकी करंट प्राइस 5.85 है दोस्तों। ये 5 रुपया 85 पैसा पे ये ट्रेड कर रही है फिलहाल। इसकी बुक वैल्यू दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव में है और डिविडेंड 0% है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। ROC दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव में है। दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक्स है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अपना रिस्क पे करे और लोन लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करे। दोस्तों हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे यहाँ पे निकल के आ रही है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी बेसिकली एयरपोर्ट्स को मेंटेन करती है और उसके अंदर जितने सारे ऑपरेशन होती है उसके ऊपर ये काम करती है। उसके साथ साथ ये पावर के ऊपर काम करती है, कोयल माइनिंग के ऊपर काम करती है, और उसके बाद ये हाईवे को डेवलपमेंट करती है और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी करती है। उसके साथ साथ दोस्तों ये स्पेशल इकोनॉमी जोन्स के ऊपर भी काम करती है, मतलब उर्बान क्षेत्रों में भी ये बढ़िया काम कर रही है। दोस्तों इसकी अगर आप की पॉइंट देखोगे तो ये कंपनी एक इनकॉर्पोरेट कंपनी हुआ करती थी 1996 में। उसके बाद इसका नाम था वरलक्ष्मी वैष्णवी पावर प्रोडक्ट। नाम को चेंज करके इसका नाम हुआ GMR वैष्णवी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। ये दोस्तों 1999 में हुआ। उसके बाद ये GMR इंफ्रास्ट्रक्चर 2000 में इसका नाम रखा गया। दोस्तों अब इसकी बिजनेस मॉडल को देखते हैं। तो साल 2000 में एयरपोर्ट स्पेस पे इसने एंट्री किया और उसके बाद आज के टाइम पे ये ग्लोबली टॉप 5 एयरपोर्ट डेवलपर्स कंपनियों में से एक है। और कंपनी फिलहाल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ग्रीनफील्ड डेवलप कर रही है। और कंपनी ने नॉर्थ गोवा के मोपा में और इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भोगापुरम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ये ग्रीनफील्ड डेवलप कर रही है। इसने कर्नाटक सरकार के साथ उत्तरी कर्नाटक के भीतर हवाई अड्डे जो है सिविलियंस इनक्लेव को चालू करने और इसको बनाए रखने के लिए रियायत समझौता पर भी इसने हस्ताक्षर किए हैं।
इंडिया का सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी में से एक होने के अलावा जीएमआर ग्रुप इंडिया के बाहर भी डेवलप और ऑपरेशन किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल ये कंपनी फिलीपींस के मेगावर्ल्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ मिलके फिलीपींस के सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट डेवलप एंड ऑपरेशन कर रहा है। और दोस्तों ये कंपनी को ग्रीस के हरकेलियन नए इंटरनेशनल करटाली एयरपोर्ट के लिए भी चुना गया है। जीएमआर का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, जो भारत का सबसे बड़ा डाइवर्सिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। 4,400 मेगावाट से भी अधिक परिचालन क्षमता के साथ इसमें कोयले, गैस, एलएसएचएस और इसके साथ ही पवन और सोलर एनर्जी का भी ये उत्पादन करता है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ ये नेपाल और इंडिया में भी 2,300 मेगावाट कैपेसिटी का संयंत्र विकास विभिन्न चरणों में ये कंपनी लगा रखी है। और उसके बाद दोस्तों ये कंपनी स्पोर्ट्स के अंदर भी काम करती है, जैसे स्पोर्ट्स की फ्रेंचाइजेस बेचती है। जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स की दोस्तों ये सबसे पहले फ्रेंचाइजी शुरुआत किया, उसके बाद ये प्रो कबड्डी लीग यूपी योद्धा की उत्तर प्रदेश फ्रेंचाइजीज का स्थान रहा। उसके बाद ये लोकल कबड्डी टूर्नामेंट जितने सारे भी होते हैं उन सभी का भी एक लॉन्ग टर्म एजेंडा रहा है इस कंपनी का। दोस्तों इसकी अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट का अगर बात किया जाए तो उतनी अच्छी नहीं है। ये स्टॉक 37 रुपये पे ट्रेड कर रही है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 22,000 करोड़ का है। पी रेशियो दोस्तों यहाँ पे 64.2 है। यहाँ पे डिविडेंड 0% है। और यहाँ पे देखो दोस्तों डेप्थ 759 रुपया का 59 करोड़ का यहाँ पे डेप्थ है। सेल्स ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे 432% का है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव में है। पीबी यहाँ पे 2.15 है। बुक वैल्यू 17.18 है। दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 58.9% है। आरओई दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव में है। और इसके पास नंबर ऑफ शेयर, इस कंपनी के पास 603 करोड़ का शेयर है अभी भी। उसके बाद इसका फेस वैल्यू 1 है। और इसके पास अवेलेबल कैश है दोस्तों 15 करोड़ का। आरओसी दोस्तों उतनी अच्छी नहीं है, नेगेटिव में है। दोस्तों फाइनेंशियली देखा जाए तो उतनी बढ़िया नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्ट पर। इसकी ये जिस सेक्टर पे काम कर रही है और इसकी जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सकती है, इस हिसाब से हम इसे एक मल्टीबैगर स्टॉक्स फ्यूचर में बन सकता है मान सकते हैं। दोस्तों हमारे तीसरे नंबर पे आ रही है जो स्टॉक, उसका नाम है महाबैंक, जिसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। इस बैंक के बारे में बात करने से पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेटको, ये 100% सहायक कंपनी है। ये बैंक की मदद करता है, बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये कंसल्टेशन, ड्राफ्टिंग और उसके बाद ये मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद दोस्तों संपत्ति जो होते हैं, संरक्षकता संपत्ति की बिक्री और खरीदारी का भी परमिशन ये देता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो प्रॉपर्टीज सबको सेल्स और परचेज करने का परामर्श भी देता है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो महाबैंक का, बैंक ने पिछले 3 साल पहले भारत सरकार को बड़ी इक्विटी जारी की है। इसने 2008 में केंद्र सरकार को 130 करोड़ इक्विटी शेयर और 2010 में 300 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किया। और उसके बाद केंद्र सरकार को अगस्त 2020 में 11.29% शेयर की कीमत पर बैंक के 73 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हो यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ का है, लगभग 14,000 करोड़ का है। और इसकी पी रेशियो अब 8.45 है। आरओसी 3.92 है। और ये फिलहाल 20 रुपया 8 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू 20.9 है। और आरओई दोस्तों यहाँ पे 8.74 है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 2.41 है। इसका फेस वैल्यू 10 है। दोस्तों यहाँ पे इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के बाद हमें ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बैंकिंग सेक्टर से आता है और जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है आने वाले सालों में ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों ये कंपनी 23.3% CAGR से ग्रो की है लास्ट 5 साल में। अगर हर साल अपना अगर CAGR को अगर ये बढ़ाते गई, मान लो अगले 2 से 3 साल में अगर 40 से 50% तक CAGR अगर बढ़ा दी, ग्रोथ कर दी, तो हो सकता है ये कंपनी एक मल्टीबैगर रिटर्न
दे सकती है। हमारे लिस्ट में जो 4 नंबर पे स्टॉक आ रही है उसका नाम है स्टील सिटी सिक्योरिटी लिमिटेड। दोस्तों ये बेसिकली रिटेल ब्रोकिंग का बिजनेस करता है, जैसे कि डीपी सर्विसेज, ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट सर्विसेज। इन सब कारोबार में ये कंपनी लगी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे ये अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के जो शहरी और गांव के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसने फ्रेंचाइजिस मॉडल को भी पेश किया है। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हो तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी इसका बढ़िया कारोबार है। दोस्तों कंपनी के की पॉइंट के बारे में थोड़ा अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैपिटल मार्केट सर्विस, ई गवर्नेंस सर्विस, और उसके बाद ये म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, क्रेडिट कार्ड्स, आईपीओ एंड कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ब्रोकिंग, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनबीएफसी सर्विस। इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए इनके पास एक बढ़िया डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो भी है, ये कंपनी कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट इस कंपनी के बारे में ये निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एनएससी, बीएससी, एमसीए, एमएससी एंड एनसीडीएक्स और करेंसी डेरिवेटिव्स के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये प्रदान करता है। और दोस्तों यहाँ पे 2 लाख से भी अधिक ट्रेडिंग क्लाइंट वाले एनडीएसएल एंड सीडीएसएल की डिपॉजिटर पार्टनरशिप भी है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है, ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और ये कोई भी कर्जा पे डूबा भी नहीं है। और इसका जो बुक वैल्यू है वो 0.8 टाइम्स ट्रेड कर चुकी है अपना स्टॉक प्राइस से। और कौन्स में अगर आप लोग देख सकते हो कंपनी का जो सेल ग्रोथ है पिछले 5 साल में बहुत ही खराब रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा है। और इसने पिछले 3 साल में लो रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है, वो भी 11.2% का सकते हो। ब्रोकिंग ऑपरेशन में 54% का रेवेन्यू दिया है 2021 में। और अगर आप 2020 का कंपैरिजन में देखोगे तो 2020 में इसने पूरे साल में 42% का रेवेन्यू दिया था। और डीपी ऑपरेशन का इसने 3% फुल रेवेन्यू दिया है 2021 में, और 2020 में 2% का रेवेन्यू दिया था। ई गवर्नेंस ऑपरेशन में इसने 35% का रेवेन्यू दिया था 2021 में, और यहाँ पे 53% का 2020 में रेवेन्यू दिया था। मार्जिन ट्रेडिंग ऑपरेशन में 7% का रेवेन्यू दिया था 2021 में, और 4% का 2020 में रेवेन्यू दिया था। बाकी तीनों में बहुत ही अच्छा है, ब्रोकिंग ऑपरेशन, डीपी ऑपरेशन और मार्जिन ट्रेडिंग ऑपरेशन। बस ई गवर्नेंस और ऑपरेशन में इसने बस 2021 में इसका रेवेन्यू थोड़ा बहुत कम आया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग नेटवर्क देख सकते हो। दोस्तों ये कंपनी भारत भर में 34 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना बिजनेस को कर रही है। और उसके बाद ये 9 रीजनल ऑफिसेस है इसके पूरे इंडिया में, और 72 खुद का ब्रांचेस है। और उसके बाद 1600 ट्रेडिंग टर्मिनल लाइसेंस है इसके पास। और सिक्योरिटीज़ की अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 89 करोड़ का है। दोस्तों ये कंपनी 100 करोड़ का भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है। और फिलहाल ये 58.9 रुपये पे ट्रेड कर रही है। इसका बुक वैल्यू 69.4 है। आरओई यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 13.8% है, और आरओसी 18.4% है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और स्टॉक का पी रेशियो 6.67 है। और इसने दोस्तों डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 5% की है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। दोस्तों ये कंपनी बहुत ही छोटी सी कंपनी है, ये कंपनी 100 करोड़ की भी नहीं है, 89 करोड़ की कैपिटलाइजेशन है इसका, और 58 रुपया 0.9 पैसा पे ये ट्रेड कर रही है। और इसने 0.08% का रिटर्न भी दिया है। दोस्तों ये पेनी स्टॉक्स है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग रिसर्च कर लो बढ़िया से, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। दोस्तों हमारे लिस्ट में 5वां नंबर पे जो स्टॉक निकल के आ रही है उसका नाम है पाशुपति एक्रिलोन लिमिटेड। ये 2 तरह का प्रोडक्ट बनाती है। सबसे पहला ये एक्रिलिन फाइबर बनाती है और दूसरा सीपीपी बनाती है। एक्रिलिन फाइबर दोस्तों का मतलब होता है लेडीज और जेंट्स के लिए। दोस्तों ये ठंड में पहने जाने वाले कपड़े बनाती है, जैसे स्वेटर और उसके बाद ब्लैंकेट्स, शॉल्स, यही सब बनाती है। मफलर्स, ग्लोव्स, इस तरह के ये प्रोडक्ट बनाती है जिसको एक्रिलिन फाइबर बोलते हैं। और
सीपीपी दोस्तों वो प्रोडक्ट होते हैं मटेरियल को पैकेजिंग करने में जो काम आता है। इसका भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है हमारे देश में भी और हमारे देश के बाहर भी। और सीपीपी में ये 3 तरह का सीपीपी बनाती है। पहला है मेटल सीपीपी बनाती है, व्हाइट सीपीपी बनाती है और नेचुरल सीपीपी बनाती है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीपीपी फिल्म्स की यूजेस देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका डिमांड फ़िलहाल कितना है और आगे चल के ये कितना बढ़ सकता है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखो कितने सारी चीज़ों पे ये सीपीपी फिल्म्स का यूज होता है, लेमिनेशन किया जाता है। जैसे कि पैकेजिंग एंड कॉन्वर्सेस बनाने में होता है, फूड रैपिंग में होता है, एंटी फॉग में होता है, कैंडी रैप में होता है। उसके बाद गारमेंट बैग्स में भी ये यूजेस होता है इसका। उसके बाद फिर रिटॉर्च पैकेजिंग में भी होता है, स्टेशनरी पैकेजिंग में भी होता है, वैक्यूम मेटलाइजेशन में भी होता है, डीप फ्रीज एप्लीकेशन में भी होता है, ओवर रैप में भी होता है, फ्लोरल रैप एंड मनी मोर। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में देख सकते हो एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी इसका यूजेस बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले दिनों में इसका प्रोडक्ट का डिमांड कितना बढ़ने वाला है और जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा उसी तरह से इसका शेयर प्राइस भी बढ़ते हुए दिख सकती है। ये स्टॉक्स भी हमारे लिस्ट में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले सालों में। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आप लोग डेली वीडियो मिस नहीं करोगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसका फाइनेंशियली रिपोर्ट देखते हैं, इसका रेवेन्यू चेक करते हैं कि इसने 2020 में और 21 में इसका रेवेन्यू क्या रहा है इस कंपनी का। दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू स्प्लिट में आप लोग देख सकते हो एक्लिन फाइबर से ये कंपनी 90% का रेवेन्यू किया है फुल ईयर 2021 में। और उसका कंपैरिजन अगर आप 2020 में करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 में 92% का ये रेवेन्यू किया था, सिर्फ स्वेटर माफलर यही सब चीज़ें बेच के जो ठंड में यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे सीपीपी आप यहाँ पे देख सकते हो 10% का रेवेन्यू दिया था फुल ईयर 2021 में और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे फुल ईयर 2020 में इसने 8% का रेवेन्यू दिया था। दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे जियोग्राफिकल स्प्लिट में देख सकते हो डोमेस्टिक 83% का रेवेन्यू 2021 में किया था और 72% का रेवेन्यू फुल ईयर 2020 में किया था। मतलब हमारे देश के अंदर ही बेच के इसने इतना परसेंट का रेवेन्यू किया था। और एक्सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो 17% का रेवेन्यू किया था 2021 में और 28% का रेवेन्यू किया था 2020 में। मतलब 17% ये इंडिया के बाहर भी ये कंपनी प्रोडक्ट्स बेचता है। अब इसका फाइनेंशियली रिपोर्ट देखते हैं और यहाँ पे 5 साल पहले की अगर आप चार्ट देखें तो इस कंपनी ने 42.18% का इसने रिटर्न दिया है और उस टाइम पे ये 57.60 रुपये पे था। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक साल पहले का देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न इस कंपनी ने 5.90% का दिया है और उस टाइम भी ये 57 रुपया पे ही ट्रेड कर रहा था। और आज इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो ये 1.37% का रिटर्न दिया है और 33.65 रुपया पे है। और दोस्तों अगर इसका फाइनेंशियली चार्ट देखा जाए तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 296 करोड़ का है। उतना ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है। फिलहाल करंट प्राइस 33.2 पैसा पे है। इसका पीई दोस्तों यहाँ पे 7.36 है, बुक वैल्यू 31.4 है। इसने 0% का डिविडेंड दिया है और ROCE 25.3% है। फाइनेंशियली देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और ROE यहाँ पे 17.9% है। ROCE दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, 20% का ऊपर ROCE मतलब एक बढ़िया माना जाता है। और दोस्तों पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग रिसर्च कर लेना खुद से। और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है ये वीडियो। और लोन लेके इन्वेस्टमेंट दोस्तों बिल्कुल ना करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग मिस ना करो। जिससे मुलाकात होगी। बाय बाय।